हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब मस्त। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे मैप सीरीज़ के अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने समझा था इजिप्ट के बारे में और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स के बारे में, और उसके भी पहले हमने शुरुआत किया था अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के कुछ फैक्ट्स एंड फीचर्स को जानने के बाद, उसके कुछ देशों को जानने के बाद और कुछ फिजिकल फीचर्स को जानने के बाद हम आगे बढ़े थे और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स को पढ़े थे। नॉर्थ अफ्रीकन रीजन्स में जो कंट्री के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था वो था हमारा इजिप्ट। ठीक है, और इजिप्ट के सारे फैक्ट्स एंड फीचर्स को हमने समझा था। लेकिन इजिप्ट की कहानी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम सुएज़ कनाल की बात ना करें, क्योंकि सुएज़ कनाल एक ऐतिहासिक मोड़ है जिसने विश्व इतिहास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ना ही सिर्फ इतिहास के दृष्टिकोण से देखने पर, बल्कि ज्योग्राफिकली भी अगर हम देखते हैं तो भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ सुएज़ कनाल के निर्माण के बाद हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। ठीक है, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अक्सर न्यूज़ में आते रहता है और इसकी सही जानकारी हमारे में से बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होती है। तो आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ जिसमें मैं सुएज़ कनाल के बारे में आप सबों को से चर्चा करूँगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। ये इसमें दी गई जानकारी आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आ सकता है और आपका एक जनरल कॉन्शसनेस को भी बढ़ाने का काम करेगा। तो इसे आराम से सुनिए और हम अब शुरू करते हैं। तो पिक्चर में जैसा आप देख सकते हो, एक सुएज़ कनाल का एक छोटा सा सैटेलाइट मैप है। ठीक है, इधर जो ये पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ये सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई पेनिनसुला आप लोग समझ भी रहे हैं कि क्या है। तो सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का एक पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? तो ईस्टर्न पोर्शन है। और ये जो भाग आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप इजिप्ट का ईस्टर्न पोर्शन। मतलब दिस इज़ द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इजिप्ट एंड दिस इज़ द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, और इसके बीच से ये सुएज कैनाल गुजर रहा है। ओके, अब हम इसकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं फैक्ट को समझते हुए। तो सुएज कैनाल, व्हाट इज इट? तो सुएज कैनाल is located at the crossroads of Asia and Africa. Crossroads of Asia and Africa. एशिया एंड अफ्रीका क्यों? क्योंकि इजिप्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था उसके मैप के बारे में। अगर अफ्रीका के आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को देखेंगे, वहाँ पर जहाँ पर इजिप्ट है, ठीक है, और यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, तो इस तरफ फिर आपको आता है एशिया का पार्ट जो अरब कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। मैप को गौर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तभी हम एशियन एलिफेंट्स की बात किए थे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में, है ना। तो एशिया और अफ्रीका के का जो क्रॉस रोड है वहाँ पर ये लोकेटेड है, एंड वन ऑफ द इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटरवेज। ठीक है, इट वॉज ओपनड इन 1869 and it crosses the narrow isthmus of Suez, joining Africa and Asia, and permits ocean going vessels to travel between the Arabian Sea and Mediterranean Sea via Gulf of Suez and Red Sea. मतलब इसकी शुरुआत कब हुई, कब ये खुला? तो 1869 में ये खुलता है। और किधर से ये गुजरता है? तो नैरो इस्थुमस। इस्थुमस होता है एक स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ता है। एक मान लेते हैं कि ये बड़ा लैंड मास है और ये एक बड़ा लैंड मास है, और ये दोनों आपस में एक पतले से भूमि से कनेक्टेड होगा और इस चारों तरफ समंदर होगा, तो इसको हम इस्थुमस बोलते हैं। दिस पार्ट विल बी कॉल्ड इस्थुमस। इसका उदाहरण आप अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखते हो, एक तरफ हमारा नॉर्थ अमेरिका है, दूसरी तरफ हमारा साउथ अमेरिका है। इन दोनों के मैप को देखो, एक पतली सी लैंड की एक रेखा होगी जो दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रही होगी। कुछ इस प्रकार मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। एक पतली सी रेखा ऐसे है, इस तरफ आपको नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन शुरू होता है और एक इस तरफ ऊपर में ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका हो गया, कुछ इस प्रकार का। एंड दिस small strip of land is called isthmus because this is joining the two big land mass, right?
तो उसी प्रकार से ये जो है वो नैरो इस्थमस ऑफ सुएज से क्रॉस करते हुए अफ्रीका और एशिया को ज्वाइन करता है, और जितने भी ओशन गोइंग वेसल्स हैं उनको अलाउ करता है अरेबियन सी और मेडिटेरियन सी में ट्रैवल कर सके। किसके माध्यम से? तो वाया गल्फ ऑफ सुएज एंड रेड सी। गल्फ ऑफ सुएज और रेड सी का मैप में अगर मैप आप खोल के रखें, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि मैप खोल के रखिए और उसमें इन सारे लोकेशंस को खुद से पहले लोकेट करते चलिए। ठीक है, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा। आपको मैप खोलना है, कौन सा मैप खोलना है? इजिप्ट के एरिया का। ठीक है, और वहाँ पे जो जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ उन सारे पोर्शन को आप मैप में देखने का प्रयास करते चले वीडियो के साथ साथ। जब ये फैक्ट्स एंड फीचर्स की हम बात कर लेंगे तो हम स्वयं ही आपसे मैप की चर्चा करेंगे और इस वीडियो के तहत ही कुछ मैप्स पे वर्क करवाएंगे आपको, सो दैट कि आपकी नॉलेज एक परिपक्व नॉलेज हो। तो ये तो समझ लिए हम लोग कि 1869 में ये खुला और नैरो इस्थमस सुएज से होते हुए ये अफ्रीका और एशिया को ज्वाइन करता है, और जितने भी समुद्री वेसल्स हैं उनको अरबियन सी और मेडिटेरियन सी में ट्रेवल करने की का परमिशन देता है। परमिशन इन द सेंस कि इसके माध्यम से ये काम हो पाता है, और गल्फ ऑफ सुएज और रेड सी बीच में इसके माध्यम बनते हैं। नाउ द कैनाल इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इजिप्ट। ठीक है, ये कैनाल इजिप्ट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है और इजिप्ट का ही इसके ऊपर अधिकार है। एंड इट सेपरेट्स द मेन पार्ट ऑफ दैट कंट्री ऑन द वेस्ट बैंक फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला ऑन द ईस्ट बैंक। जैसा कि हमने इसके पहले मैप के थ्रू समझा था कि किस प्रकार से इजिप्ट का जो पोर्शन है हमारा, जो ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन है, और सिनाई पेनिनसुला का जो वेस्टर्न मोस्ट पोर्शन है, वो दोनों को बीच से सेपरेट कैसे कर रहा है, उसी बात को इस फैक्ट में कहा गया है। उसके बाद द नॉर्दर्न टर्मिनस ऑफ द कैनाल इज पोर्ट सेड। मतलब इस कैनाल का जो नॉर्दर्न टर्मिनल है जहाँ से ये शुरुआत होता है, दिस इज कॉल्ड एज पोर्ट सेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट सेड बोलते हैं। यहाँ से ये शुरुआत होता है, दिस एंड दिस गोज टू हियर। यहाँ से सुएज सिटी तक ये जाता है, सुएज सिटी जो साउथ में है। It then continues in a straight line through Manzala and Timsa lakes and Ismailia, where the administrative headquarters of the canal is located. Okay, ये पोर्ट सेट से शुरुआत हो करके स्ट्रेट लाइन में चलते हुए मंजाला और फिर टिम्सा लेक को क्रॉस करते हुए इस्मालिया से गुजरता है। इस्मालिया में क्या है? तो इस्मालिया में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। किसका? इस कैनाल का। ठीक है, जिसको हम सुएज कैनाल कंपनी बोलते हैं, और बाद में नाम इसका चेंज होकर के सुएज कैनाल अथॉरिटी हो गया। ओके, नेक्स्ट फैक्ट, द कैनाल देन पासेस थ्रू ग्रेट एंड लिटिल बियर लेक्स। नॉट इट इज़ बियर लेक, इट इज़ बिटर लेक। ठीक है, मैप में आपको बिटर लेक करके दिखेगा, इट इज़ बिटर लेक। द कैनाल देन पासेस थ्रू द ग्रेट एंड लिटिल बिटर लेक्स टिल पोर्ट ट्विफिक एंड पासेस द सिटी ऑफ सुएज। ओके, पोर्ट सेड से शुरुआत हुआ और पोर्ट ट्विफिक पे जाके ख़त्म होता है। यहाँ पर पोर्ट सेड हो गया, यहाँ पे पोर्ट ट्विफिक हो गया, और ये सुएज सिटी में है। इतनी बातें क्लियर है सुएज कैनाल के बारे में। नेक्स्ट फैक्ट को समझते हैं हम। टुडे एन एवरेज ऑफ 50 शिप्स नेविगेट द कैनाल डेली, कैरिंग मोर देन 300 बिलियन टन्स ऑफ गुड्स पर ईयर। इस फैक्ट से आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा इकोनॉमिक महत्व है। 300 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स पर डे इस रास्ते से होकर गुजरता है। कितना बड़ा ट्रेड का ये माध्यम है, और लगभग 50 शिप्स इस जो है डेली बेसिस पर इसको नेविगेट करते हैं। तो ये फैक्ट आपको बताता है इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। इन 2014 the Egyptian government oversaw at $8 billion expansion project that widened the Suez from 61 meters to 312 meters for a 21-mile distance। ठीक है ना, 2014 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने $8 बिलियन का पैसा खर्च करके एक प्रोजेक्ट पे काम करके इन्होंने सुएज कैनाल को वाइडन किया था, मतलब उसको चौड़ा किया था। 61 मीटर से लेकर के 312 मीटर तक इसकी चौड़ाई हो गई है, और ये चौड़ाई कितने डिस्टेंस तक है? तो 21 माइल डिस्टेंस तक है। And the project took 1 year to complete
एंड एज अ रिजल्ट द कैनाल कैन एकोमोडेट शिप्स टू पास बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। पहले ये बस वन वे ही हुआ करता था, लेकिन ये इसका जो चौड़ीकरण के होने के कारण ये टू वे हो चुका है। मतलब एक बार में एक शिप इधर से भी जा सकता है और फिर पैरेलली इधर से आ भी सकता है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ा देता है, यहाँ से ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इकोनॉमिक महत्व का हमको फिर से इससे पता चलता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। द कैनाल हैज़ एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 193 किलोमीटर, जो लगभग 120 माइल्स के बराबर है। दिस कैनाल इज इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली एज इट शॉर्टन्स द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड फार ईस्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसका स्ट्रैटेजिक महत्व बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि ये डिस्टेंस को शॉर्टन करता है। किसके बीच में? यूरोपियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और जो जो पूर्व में जो बसे देश हैं वहाँ से। क्योंकि फिर हमने जाना है पहले से कि यूरोपियन जब भारत की ओर आए थे या ईस्टर्न कंट्रीज़ की ओर आए थे तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होते हुए आए थे। उन्होंने केप ऑफ गुड होप के माध्यम से, फिर अरेबियन सी, इंडियन ओशन और अरेबियन सी के माध्यम से वो भारत पहुँचे थे। बीच में कोई रास्ता नहीं था और वो कितना बड़ा डिस्टेंस था, उसी डिस्टेंस को ये कम कर रहा है ना। और लगभग अगर एक रफ डाटा की बात करें हम, तो लंदन से बॉम्बे के डिस्टेंस को इस स्वेज कैनाल के माध्यम से 41% तक घटा दिया गया है, घट गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि समय का भी बचत है, फ्यूल का भी बचत है और इकोनॉमिकली हमको कितना बेनिफिट मिल रहा है इससे, राइट। नाउ द आइडिया ऑफ कनेक्टिंग द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी डेट्स बैक टू एंशिएंट टाइम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी शुरुआत कुछ अचानक से हो गई या फिर ये अचानक से बन गया। इसके ऊपर सोच विचार काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कि मतलब कि यूरोप से, यूरोपियन कंट्री से भारत या फिर कह लीजिए कि ईस्टर्न नेशंस में जाने के कोई विकल्प ढूंढने का प्रयास पहले से ही हो रहा था। और इसलिए इसकी जो शुरुआत हुई वो काफ़ी पुराने समय में हुई थी, काफ़ी पहले हो चुकी थी इसकी इसकी जो आइडिया निकली थी। And a series of small canals connecting the Nile River to the Red Sea were in use as early as 2000 BC। और एक मतलब कि सीरीज ऑफ कैनल्स, मतलब कि कैनल्स की बहुत अच्छी खासी श्रृंखलाओं के माध्यम से नाइल रिवर से होते हुए हम रेड सी को कनेक्ट करने का प्रयास लगभग 2000 बीसी में ही कर चुके थे। और ये प्रयास 2000 बीसी से ही स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। बट अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी वॉज कंसिडर्ड इम्पॉसिबल ओवर द कंसर्न दैट दे सैट एट डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ एल्टीट्यूड। लेकिन इस बात पे विचार करना कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन हम बैठा सके, इस बात पे विचार करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा था। क्योंकि उस समय ये मान्यताएं थी कि ये दोनों जो समंदर है, ये दोनों समंदर डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पर लोकेटेड है। तो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पर लोकेटेड होने के माध्यम के कारण किस प्रकार हम कैनल्स का निर्माण करेंगे, कि ऐसा कैनल का निर्माण करेंगे जो दोनों सागरों को जोड़ सके, ये इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर क्या हुआ? द आइडिया of a large canal providing a direct route between the two bodies of water was first discussed in 1830। और इस आइडिया पर विचार करने के लिए कि कोई डायरेक्ट लिंक हो जाए मेडिटेरियन सी में और रेड सी में, ये लगभग 1830 दशक के समय में इसके ऊपर विचार होना शुरुआत हुई इसकी। एक फ्रेंच एक्सप्लोरर था, वो फ्रेंच एक्सप्लोरर और इंजीनियर दोनों ही था, और इसका नाम था लिलैंड डी बेल्फॉन्ट्स। लिलैंड डी बेल्फॉन्ट्स ही परफॉर्म्ड अ सर्वे ऑफ इस्टुमस ऑफ स्वेज। उसने एक सर्वे किया इस्टुमस ऑफ स्वेज का, ठीक है। इस्टुमस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्ज मासेस ऑफ लार्ज बॉडी मास ऑफ लैंड, है ना। तो उसका एक सर्वे करता है और सर्वे करने के बाद ये इसको कंफर्म हो जाता है कि ये मेडिटेरियन सी और रेड सी ये दोनों सेम लेवल ऑफ एल्टीट्यूड पे है। जबकि इसके पहले की क्या मान्यताएं थी? मान्यता यह थी कि ये दोनों डिफरेंट लेवल ऑफ एल्टीट्यूड है, जिसके कारण हम कोई कैनाल नहीं बना सकते। लेकिन इस महानुभाव ने इस चीज़ का अध्ययन किया, स्टुमस ऑफ स्वेज में जाकर के इसका काफ़ी समय तक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इसको पक्का प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ ये पता चला कि ये दोनों ही सी एक लेवल पर है। जिसका मतलब ये हुआ कि इसको डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है ना। दिस मीन्ड दैट अ कैनाल कुड बी बिल्ट एंड मेकिंग द कंस्ट्रक्शन सिग्निफिकेंटली ईजियर। और इससे कैनाल बनना का जो रास्ता बड़ा आसान हो गया।
By the 1850s, seeing an opportunity for Egypt and the Ottoman Empire, Ottoman Empire की बात हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में करते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में ओटोमन एम्पायर अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को जिस्ट देता हूँ। जैसे कि ये लगभग 1299 से 1923 तक का इसका एक्सपेंसन है, पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है ना, लगभग 14वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी तक। और इसका जो कैपिटल होता था कॉन्स्टेंटिपोल होता था, ठीक है। और इसके जो रीजन्स होते थे ओटोमन एम्पायर के, वो लगभग आपको साउथ ईस्ट यूरोप था, वेस्टर्न एशिया के पार्ट्स थे, नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट थे, जो ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आते थे ये सारे एरियाज़। इसमें जो देश हुआ करते थे, जो आज के जो प्रेजेंट देश है, उसमें टर्की है, ग्रीस है, बुल्गारिया है, इजिप्ट है, हंगरी है, मैसेडोनिया है ना, जॉर्डन है, रोमानिया है, ये सारे देश ओटोमन एम्पायर के अंतर्गत आते थे, ठीक है। तो ये बस छोटा सा बताया। फिलहाल जब हम लोग मतलब इतिहास में जाएंगे, इतिहास पढ़ेंगे, विश्व इतिहास, तब हम ओटोमन एम्पायर के बारे में समझेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। तो बाय द 1850s, सीइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर इजिप्ट एंड द ओटोमन एम्पायर विच गवर्न द कंट्री एट दैट टाइम, है ना, ओटोमन एम्पायर उस समय इस कंट्री पे अपना गवर्न कर रहा था, इसका शासन चल रहा था। खिदीव सेड पाशा, ये इस्माइल पाशा भी इसको बोलते हैं। खिदीव का मतलब होता है वाइस राय। खिदीव एक टाइटल है जिसको हम वाइस राय बोलते हैं। तो सेड पाशा जो था, या फिर कह लीजिए इस्माइल पाशा जो था, ये था वाइस राय था, है ना। हु ओवरसॉ, और ब्रैकेट में लिखा हुआ भी कि हु ओवरसॉ इजिप्ट एंड सूडान फॉर द ओटोमन्स, और ये इसको जिम्मेदारी मिली थी इजिप्ट और सूडान का ओटोमन्स के द्वारा। हैड ग्रांटेड फ्रेंच डिप्लोमैट फ्रेडिनेंड डी लेसेप्स in 1854 permission to create a company and to operate for 99 years and construct a canal। मतलब 1850 मतलब 1830 में ये आइडिया निकल के आया। उसके बाद फिर लिलैंड बेलफोंट जो थे वो ये बात साबित कर दिए कि दोनों को के बीच कैनाल बनाया जा सकता है। तो फिर 1850 दशक के दौरान जो हमारे जो इस्माइल पाशा थे इजिप्ट के, जो वाइस रहे थे, उन्होंने एक फ्रेंच डिप्लोमेट फ्रेडिनेंड डिलेसेप्स को 1854 में ये अनुमति दे दी कि वो एक कंपनी बनाए, कि वो उस कंपनी के माध्यम से 99 ईयर्स तक ऑपरेट करे और एक कनाल का निर्माण करे, ठीक है। और इस कंपनी का नाम पड़ा द सुएज कनाल कंपनी। ओके, इतना बात क्लियर है। मतलब 1854 में क्या हुआ कि एक कंपनी का निर्माण हुआ, किसके माध्यम से? तो इस्माइल पाशा ने ये आदेश दिया था, किसको दिया था? फ्रेंच डिप्लोमेट था फ्रेडिनेंड डी लेसेप्स, ठीक है, कि वो कंपनी बनाए जिसको अधिकार 1999 साल तक लगभग था, और कि कंस्ट्रक्ट करे कनाल को और उसको ऑपरेट भी करे। और इस कंपनी का फाइनल नाम क्या पड़ा? तो सुएज कनाल कंपनी। ओके, अब क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन बिगैन एट द नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट सेट, जैसे कि हमने पहले चर्चा कर देखा, नॉर्दर्न मोस्ट पोर्ट सेट पे इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ इन इन अर्ली 1859 एंड द एक्सकवेशन वर्क टुक 10 ईयर्स, और खुदाई का काम लगभग 10 साल तक चला। एंड एन एस्टिमेटेड 1.5 मिलियन पीपल वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, लगभग 1.5 मिलियन पीपल इस प्रोजेक्ट पे काम किए थे। उसी बीच पॉलिटिकल टर्मोइल इन द रीजन नेगेटिवली इम्पैक्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो कुछ अच्छी नकारात्मक गतिविधियां थी, उसने कंस्ट्रक्शन में कुछ बाधाएं पैदा की। इजिप्ट वॉज रूल्ड बाय ब्रिटेन एंड फ्रांस एट दैट टाइम, इजिप्ट के ऊपर ब्रिटेन और फ्रांस का शासन हुआ करता था उस वक्त, और इसलिए देर वर सेवरल रिबिलियंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। और हम समझ भी रहे हैं कि ये देखो 1859 का समय है, उस समय ब्रिटेन का लगभग सभी देशों पर साम्राज्य स्थापित हो ही रहा था, और काफ़ी सारा कॉलोनियल रूल के खिलाफ कुछ विद्रोह भी विश्व में चल रहा था। हम भारत देश में 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये उसी समय का काल है जहाँ पर अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी सारे विद्रोह हुआ करते थे विश्व में, जहाँ जहाँ भी उसकी कॉलोनी स्थापित थी। तो ये सब भी सुएज कनाल के निर्माण में एक बाधा लाई, है ना। लेकिन फिर भी द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनाल वॉज कम्प्लीटेड इन 1869, और 1869 में ये इस कंस्ट्रक्शन आखिरकार जाकर के समाप्त होता है, और फाइनली 17 नवंबर 1869 को ये कैनाल शुरुआत होता है। ये शुरुआत किया गया था इस्माइल सेड पाशा के द्वारा। द ट्रैफिक वॉज लेस देन एक्सपेक्टेड, ये जो ट्रैफिक था, ट्रैफिक इन द सेंस की जो आवाजाही जो थी जहाज़ों की, वो उम्मीद से थोड़ा कम थी जब कैनाल का पहला 2 साल हो रहा था। येट इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड ट्रेड एंड प्लेड अ की रोल इन द कोलोनाइजेशन
ऑफ अफ्रीका बाय यूरोपियन पावर्स, है ना। ट्रैफिक जो था वो भले ही कम था, लेकिन इसका बहुत लाजवाब इम्पैक्ट पड़ा था पूरे विश्व के व्यापार पर। और सबसे बड़ा प्रभाव तो इसका पड़ा था जब कॉलोनीज़ बन रही थी अफ्रीका में यूरोपियन पावर्स के द्वारा। बहुत आसान बना दिया था अफ्रीका के ऊपर अपना कॉलोनीज़ बनाने को, क्योंकि रास्ता बहुत कम कम हो गया था, छोटा हो गया था। यूरोप के लिए बहुत आसान माध्यम बन गया था अफ्रीका तक पहुंचना। अटलांटिक ओशन से होने के बाद जाने के बजाय वो इधर ही से रेड सी होते हुए इधर आ जाता था। तो इट कट शॉर्ट द डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसके कारण अफ्रीका में जो कॉलोनियलाइजेशन था वो बहुत हद तक बढ़ गया। द ओनर्स ऑफ द स्वेज एक्सपीरियंस फाइनेंशियल ट्रबल्स। जो स्वेज कनाल के जो ओनर्स थे उनको फाइनेंशियल ट्रबल फेस करने को मिला। और इस्माइल पासा एंड अदर्स वेर फोर्स टू सेल देयर स्टॉक शेयर्स टू ग्रेट ब्रिटेन इन 1875। और स्थिति यह आ गई कि इस्माइल पासा को अपने स्टॉक्स को ग्रेट ब्रिटेन को सेल करना पड़ा। लेकिन फिर भी फ्रांस वॉज स्टिल द मेजोरिटी शेयर होल्डर इन द कनाल। लेकिन फ्रांस फिर भी इसमें इस कनाल के पूरे खर्च में मेजोरिटी शेयर होल्डर था उस वक्त। इन 1888 द कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल ये हुआ था, ये काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है इसका। 1888 में कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल हुआ, दैट डिक्रीड दैट द स्वेज कैनाल वुड ऑपरेट एज अ न्यूट्रल जोन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश who had by then assumed control of the surrounding region including Egypt and the Sudan। 1888 में कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल हुआ और इसमें ये घोषणा की गई कि जो स्वेज कनाल होगा वो एक न्यूट्रल जोन की तरह ऑपरेट करेगा। ये किसी का नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंतर्गत होगा। क्यों? क्योंकि उस समय इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा हो चुका था। इजिप्ट के ऊपर भी इनका पूरे साम्राज्य बैठ चुका था, कंट्रोल बैठ चुका था, और सूडान के ऊपर भी, है ना। एंड द ब्रिटिश डिफेंडेड द कैनाल फ्रॉम अटैक बाय ओटोमन एम्पायर इन 1915 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। और फिर वर्ल्ड वॉर के समय में ओटोमन एम्पायर ने इसको अपना बनाने का प्रयास किया था, उसके ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन ब्रिटिश ने सफलतापूर्वक इसको डिफेंड कर लिया था वर्ल्ड वॉर 1915 से। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सुएज कनाल का महत्व आपको वर्ल्ड वॉर के समय में भी है। उसके बाद एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी 1936, एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी 1936 हुआ, जिसने ब्रिटेन को वापस इसका कंट्रोल दे दिया, ठीक है ना, सुएज कनाल का। विच बिकेम वाइटल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, जो और भी महत्व का बन गया ब्रिटेन के लिए और काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया था, जब एक्सिस पावर्स ऑफ इटली एंड जर्मनी अटेम्प्टेड टू कैप्चर इट। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति तो हम थोड़ा बहुत समझ ही रहे हैं। तो जब ब्रिटेन के खिलाफ एक्सिस पावर जो इटली और जर्मन थे, उन्होंने जब इसको कैप्चर करना चाहा था, तो ब्रिटेन ने इसको अलाउ नहीं किया था इसमें जाने के लिए। जबकि बात ये थी कि कॉन्स्टेंटिनोपल की जो कन्वेंशन हुआ था उसमें ये न्यूट्रल जोन प्ले करेगा, ऐसा संभव नहीं हो सका वर्ल्ड वॉर 2 के समय में, है ना। इन 1951 इजिप्ट विड्रू फ्रॉम एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी। ये 1936 में जो एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी हुआ था, इससे इजिप्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। कब? 1951 में। एंड द ब्रिटिश विड्रू देयर ट्रूप्स फ्रॉम सुएज कनाल इन 1956। और सुएज कनाल से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को वहाँ से 1956 में सुएज कनाल से हटा दिया। एंड द कंट्रोल वाज गिवन ओवर टू इजिप्शियन गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नासिर। ये ज़बरदस्त प्रेसिडेंट थे, ये 1952 में ये बने थे प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो 1955 में सारा कंट्रोल सुएज कनाल का किसके ऊपर आ गया? इजिप्ट के ऊपर आ गया। उसमें प्रेसिडेंट कौन था? तो गमाल अब्देल नासिर था। ये काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है इस चीज़ का। हम लोग इसकी भी कहानी पढ़ेंगे जब हम डील करेंगे अरब इज़राइल वॉर को, ठीक है। ये भी इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, जिसने इज़राइल की सुपरमेसी को जमाया था विश्व में, और इज़राइल की ताकत बताया था कि इज़राइल कितना ताकतवर देश है। इस अरब इज़राइल वॉर से हमको समझ में आता है, जो 1967 में हुआ था, जिसको हम 6 डे वॉर भी कहते हैं या जून वॉर भी कहते हैं। तो लेकिन उन बातों को समझने के लिए ये सारी बातों को भी आपको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये 1956 वाला जो खास करके ये बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि 1956 में सुएज कनाल का कंट्रोल इजिप्ट के हाथों में आया था, और 1951 में इजिप्ट जो था वो एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी से बाहर निकल गया था, ठीक है।
और उसके बाद जब जैसे ही ये 1956 में इसको कंट्रोल मिला, इसने क्या किया कि इसने स्वेज कैनाल के ऑपरेशन को नेशनलाइज कर दिया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बहुत बड़ा गुस्सा का कारण बन गया था कुछ यूरोपियन पावर्स के लिए, है ना, जैसे ब्रिटेन और यूएसए के लिए। और फिर ओनरशिप जो चला गया वो किसके पास गया? स्वेज कैनाल अथॉरिटी के पास चला गया। स्वेज कैनाल अथॉरिटी क्या था? तो एक क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी था। व्हाट इज़ क्वासी गवर्नमेंट? ये क्वासी शब्द क्या होता है? व्हाट इज़ क्वासी? तो देखो, क्वासी का मतलब होता है सिमिलर टू, मतलब के जैसा, इट रिजेंबल्स, मतलब गवर्नमेंट के जैसा लेकिन पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं। इसी को बोलते हैं क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी। इन जुलाई 1956। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आपका ये एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी 1936 का, ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, इसको उम्मीद करेंगे कि आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now, this step angered both Great Britain and the United States, and also they were not happy with the Egyptian government's effort to establish relation with Soviet Union at that time. ये जो 1956 में इसने स्वेज कनाल को नेशनलाइज करने का जो प्रयास किया, इसके कारण ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी ज़्यादा खफा हो गए। और इसके साथ साथ इजिप्ट ने क्या किया था कि सोवियत यूनियन के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया था, जो और ज़्यादा नाराज़ कर दिया इन शक्तियों को। क्यों? ये हम समझ रहे हैं सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच का संबंध को तो वर्ल्ड वॉर 2 में के बाद तो हमको बहुत अच्छे से समझने को मिलता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। अगर फिर इस टॉपिक पे भी हम अगले नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो इस टॉपिक को भी डील करेंगे कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, ठीक है ना, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। और सारे टॉपिक को हम उसमें कवर करेंगे। सो दे विड्रू प्रॉमिस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ प्लान्ड इम्प्रूवमेंट्स टू द स्वेज, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द आसवान डैम। आसवान डैम की चर्चा हमने इजिप्ट वाले वीडियो में किया है, ठीक है ना। तो इसलिए चूंकि नाराज़ थे ये लोग, तो स्वेज के ऊपर जो भी इनका इम्प्रूवमेंट वर्क होने वाला था, उसके ऊपर जो भी खर्च बैठने वाला था, और ग्रेट ब्रिटेन और यूएसए ने इनको बोला था कि हम मदद करेंगे, वो सारे चीज़ें जो प्लानिंग थे वो इन्होंने वापस ले लिया, वो प्रॉमिस वापस ले लिया, ठीक है। दे अलॉन्ग विथ अदर यूरोपियन पावर्स वेर फर्दर इनरेज्ड by Nasser government decision to close Straits of Tiran, a body of water linking Israel with the Red Sea। अब देखिए यहाँ से इसराइल और इजिप्ट का रिलेशन कैसे ख़राब हो रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि 1956 वाला इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसराइल की कहानी को अगर समझना है तो, ठीक है। इसराइल की कहानी के ऊपर भी हम एक वीडियो बना करके डालेंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। ये भी ऐतिहासिक विश्व इतिहास के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कुछ निकल के सामने आता है यहाँ से, बहुत सारे फैक्ट समझने को मिलेंगे, और आपको इसराइल की कहानी जानने को मिलेगी जो बहुत इंस्पायरिंग भी है, ठीक है। और इसराइल के बारे में तो अभी आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो जान ही रहे होगे कि हाउ पावरफुल इट इज़, और उसने अपने आप को कैसे बनाया है यहाँ तक। एनीवे, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि मतलब कि इजिप्ट के इन कार्यों से तो ऑलरेडी खफा थे ही लोग। इसके साथ साथ इजिप्ट ने क्या किया था कि एक स्ट्रेट ऑफ तिरान है, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ तिरान है गल्फ ऑफ अकाबा के पास, ठीक है। उसको मैप में हम लोग पढ़ेंगे, मैप में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उसको इन्होंने बंद कर दिया था, जो इसराइल को बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा आया, और बाकी सारे देशों को भी। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा था इसराइल का, तो यूनाइटेड स्टेट्स भी खफा हो गया इसके कारण। ऐसा इजिप्ट को नहीं करना चाहिए था, और इसके कारण इजरायली शिप्स का कोई रास्ता ही नहीं बचा आने जाने करने का, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स में अक्टूबर 1956 ट्रूप्स फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस एंड इसराइल थ्रेटन टू इन्वेड इजिप्ट। और इसके रिस्पॉन्स में जब इसने स्ट्रेट ऑफ टिरान को बंद किया, तो फिर 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल के सैनिकों का डर इजिप्ट पर आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धमकी दी कि इजिप्ट के ऊपर ये इन्वेड करेंगे। और इसके कारण क्या हुआ कि स्वेज क्राइसिस हुआ। स्वेज क्राइसिस मतलब कि रिलेशंस ख़राब हो गए, और स्वेज कनाल का कंट्रोल भी इजिप्ट के हाथ में था। इन रिलेशंस ख़राब होने के कारण इजिप्ट ने अपना पावर को गलत से इस्तेमाल करते हुए स्वेज कनाल का एक्सेस जो था वो बहुत लिमिटेड कर दिया था, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्वेज क्राइसिस। उसके बाद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स वाज रिकमेंड टू प्रोटेक्ट द कैनाल एंड इंश्योर एक्सेस टू ऑल। फिर इस एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना हुई, जिसका ये कार्य था कि भाई इस कैनाल को प्रोटेक्ट करे, और ये एक्सेस सभी को हो, जैसा कि कॉन्स्टेंटिनोपल के का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें निश्चित किया गया था, वो चीज़ बना रहे। इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस चीज़ को वापस स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स को बनाया गया था।
And at the onset of Six-Day War of 1967, Nasser ordered the UN peacekeeping forces out of the Sinai Peninsula. और जब हमारा ये 6 डे वॉर जिसकी चर्चा मैंने अभी कुछ ही देर पहले की है, जो अरब इसराइल वॉर कहलाता है, उसको हम जून वॉर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये लगभग 5 जून से लेकर के 11 जून के आसपास तक चला था। 6 दिन तक ये युद्ध चला था। उस समय जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के, नासिर, उसने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को सिनाई पेनिनसुला से बाहर निकाल दिया। सिनाई पेनिनसुला कौन सा है वो समझ रहे होगे, उम्मीद है। पिछला वीडियो देखोगे तो निश्चित तौर पर समझ रहे होगे। उसे वो बाहर निकाल दिया। ये युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर देता है यहाँ पर, और बहुत भयंकर युद्ध होता है यहाँ पर। फिर इज़राइल इमीडिएटली सेंट ट्रूप्स इनटू द रीजन एंड अल्टीमेटली टू कंट्रोल ऑफ द ईस्ट बैंक ऑफ द सुएज कनाल। और इस चीज़ से, इजिप्ट के इस एक्शन से इज़राइल ने तुरंत ही अपनी सेना भेजी थी और सुएज कनाल के ईस्ट भाग को कैप्चर किया था। उस समय ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी इज़राइल और इजिप्ट के बीच में, और इज़राइल ने तबाह कर दिया था इजिप्ट को। सिर्फ इजिप्ट को ही नहीं बल्कि सीरिया को तबाह किया था, जॉर्डन को तबाह किया था। इसके अलावा इराक के फोर्सेस भी थे वहाँ पर, उसको भी तबाह किया था। मतलब इज़राइल अकेले भिड़ गया था सबसे इस युद्ध में। लेकिन इस युद्ध के डिटेल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो ये समझ में आया कि ये किस तरह से 6 डे वॉर पे हम लोग आ गए, और इज़राइल ने इजिप्ट को जवाब देते हुए अपनी सेना को इस रीजन में भेजा और सुएज कनाल के ईस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया। And during the 6 Day War between Arabs and Israel, ships were sunk by Egypt to block the waterway and it remained closed for 8 years. इजिप्ट ने क्या किया कि सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। कैसे? तो जहाज़ों को डुबो दिया, और 8 साल तक ये नहर जो था, कैनाल जो था, वो बंद रहा था। इज़राइल के शिपिंग राइट्स जब 1979 में रीस्टोर्ड किया था, जब इजिप्शियन इजरायली पीस ट्रीटी से, इज़राइल को जो, चूँकि रास्ता बंद हो गया था ना, तो इसका शिपिंग क्लोज हो गया था। तो 1979 में इजिप्शियन इजरायली पीस ट्रीटी हुआ था। इसके माध्यम से इज़राइल के शिपिंग राइट्स को रीस्टोर किया गया था। उसके बाद फिर हम लोग इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अरब इजरायली वॉर में अरब लीग से, इसके कारण 1979 में क्या हुआ था कि इजिप्ट को बाहर निकाल दिया गया था अरब लीग से, क्योंकि इज़राइल के साथ इसने एक पीस ट्रीटी साइन कर लिया था। इसके कारण अरब लीग से ये बाहर निकल गया था। अरब लीग क्या था? तो 1945 में ये संस्था बनी थी, है ना। तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको अरब लीग के बारे में समझ में आ जाएगा, इस इवेंट के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। इजरायली ट्रूप्स रिमेंड इन द पेनिनसुला अंटिल 1981, और ये इजरायली ट्रूप 1981 तक इस सिनाई पेनिनसुला में बनी रही। When as the part of Egypt-Israel Peace Treaty 1979, the so-called multinational force and observer was stationed there to maintain order and protect the canal. और 1981 तक रहा, जब तक कि मल्टीनेशनल फोर्स एंड ऑब्जर्वर्स को वहाँ पर बनाया गया कि भाई वहाँ पर आप प्रोटेक्ट कीजिए कैनाल को, और इस प्रकार का कोई वापस से कोई समस्या ना आए, उस चीज़ को आप देखिए। उसके लिए मल्टीनेशनल फोर्स एंड ऑब्जर्वर्स को स्टेशन किया गया था। एंड दे रिमेन इन प्लेस टू दिस डे, और आज भी ये यहीं पर हैं, और इस चीज़ को ये सुनिश्चित करती है कि इस प्रकार के कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जिसके कारण सुएज कनाल के रास्ते को बंद हो। ठीक है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो देखो, सुएज कनाल के बनने के बाद जब ये इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गया है पूरा एरिया, तो फिर बहुत सारे शहरों का निर्माण होता है। जब शहरों का निर्माण होता है तो जितने भी फर्टाइल लैंड थे उसके आसपास, वो चले गए। इसके बाद चूँकि जहाज़ आना जाना कर रहे हैं तो ऑयल पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण बीचेस नष्ट हो रहे हैं, और जितने भी मैरिन हैबिटेट्स हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, कोरल रीफ्स को नुकसान पहुंच रहा है, और जो नाइल रिवर है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है इन सब फैक्टर्स के कारण, कि नाइल रिवर हैज़ बिन हेविली पॉल्यूटेड। तो ये कहानी हमको सुएज कनाल के बारे में आज जानने को मिलती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी कहानियाँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम लोग कुछ मैप्स की चर्चा करेंगे। ये देखो, ये पहला मैप है हमारा, जो इस बात को बताएगा कि किस प्रकार रास्ते जो हैं वो छोटे हुए हैं पहले की तुलना में। ये देखो, ये मुंबई है, और ये आपको सुएज कनाल के माध्यम से होते हुए रेड सी के माध्यम से हम
ये यहाँ पर कनाल है, यहाँ से होते हुए हम यूरोप पहुँच रहे हैं। और ये पहले वाला रास्ता है, जब हम पहले ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होते हुए केप ऑफ गुड होप के माध्यम से ऐसे जाया करते थे, है ना। तो यहाँ एक रफ डाटा लिखा है 7,200 माइल्स, मतलब 11,600 किलोमीटर दिस इज़। और यहाँ देखो 12,300 माइल्स, कहाँ ये 7,200 माइल्स, कहाँ ये 12,300 माइल्स। ये 11,600 किलोमीटर, दिस इज 19,800 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी मात्रा में घट रहा है आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक। इसकी चर्चा हमने शुरुआत में ही वीडियो में कर दिया था। नेक्स्ट मैप है, एक सैटेलाइट इमेज है फिर से, ठीक है। ये सैटेलाइट इमेज आपको क्या क्या बता रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये रेड सी का माध्यम है, रेड सी का ये एरिया है, दिस इज़ गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ तिरान है, यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ तिरान। ये इज़राइल का पोर्शन है, इज़राइल का आना जाना इधर ही से होता है, ठीक है। और ये सिनाई पेनिनसुला है, जैसे सिनाई पेनिनसुला, इधर इजिप्ट का पोर्शन है। और ये देखो, ये नाइल रिवर जा रहा है, दिस इज़ योर रिवर नाइल, ठीक है। दिस इज इजिप्ट पोर्शन। ये सुएज कनाल है, दिस इज सुएज कनाल, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ तिरान यहाँ पर है, दिस इज़ योर स्ट्रेट ऑफ तिरान, यहाँ पर कहीं पे। और इसी को इज़राइल ने क्या किया था, ब्लॉक कर दिया था, जिससे पूरा इज़राइल का रास्ता बंद हो गया था। इजिप्ट ने ब्लॉक किया था, सॉरी, इजिप्ट ने ब्लॉक किया था, और ये इज़राइल का रास्ता बंद हो गया था, ठीक है। इसी के कारण पूरा कहानी होता है इज़राइल और इजिप्ट के बीच में, ठीक है, जिसको हम अरब इज़राइली वॉर में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा लोकेशन आप देख लो, ठीक है। ये रेड सी इधर है, स्ट्रेट ऑफ तिरान इधर है, यहाँ पर दिस इज स्ट्रेट ऑफ तिरान, गल्फ ऑफ अकाबा है यहाँ पर, ये आपका रेड सी है, ठीक है। यहाँ आपका ये आपको सुएज कनाल है, ये आपका नाइल रिवर, ये सैटेलाइट इमेज है। ये सिनाई पेनिनसुला है, यहाँ इजिप्ट है, यहाँ पर कहीं पर आपका इज़राइल पड़ता है, ठीक है। ये अरब है, ओके। उम्मीद है समझ में आया होगा। मैप में देखते रहना, एटलस खोल के रखो। नेक्स्ट, ये स्वेज कैनाल कंपनी है का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, ये पोर्ट सेड में है, ठीक है। स्वेज कैनाल कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कहाँ है, पोर्ट सेड में है, इसी का ये फोटो है। ये एक और डायग्राम है जो आपको स्वेज कैनाल को समझा रहा है। पोर्ट सेड, दिस इज़ योर पोर्ट सेड, दिस इज़ योर स्वेज कैनाल। ये लेक तिम्सा है यहाँ पर, ये ग्रेट बिटर लेक है यहाँ, ठीक है। और ये सिटी ऑफ स्वेज है, इसको हम गल्फ ऑफ स्वेज बोलते हैं, ओके। यहीं पे पोर्ट ट्विफिक है, पोर्ट सेड से लेके पोर्ट ट्विफिक तक ये पूरा स्वेज कनाल है, कनेक्ट करता है इसको, इससे होते हुए इस्माइलिया बीच में यहाँ पे पड़ रहा है, ये रिवर नाइल आपका, ठीक है। इसको एटलस में भी आप मैच करते चलेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ें, नोट इट डाउन वंस अगेन, लेक टिम्सा इज ओवर हियर, ग्रेट बिटर लेक जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, दिस इज योर स्वेज सिटी, दिस इज योर गल्फ ऑफ स्वेज, दिस इज योर पोर्ट साइड, एंड दिस होल इज स्वेज कनाल, ये आपका स्वेज कनाल है यार, एंड दिस इज योर रिवर नाइल। कायरो इजिप्ट का कैपिटल इधर है, गीज़ा पढ़े थे हम लोग, गीज़ा का पिरामिड है ना, फोर्थ डायनेस्टी, ओके। ये एक और मैप है आपके पास, ये देखो स्ट्रेट ऑफ तिरान यहाँ है, दिस इज़ योर गल्फ ऑफ अकाबा, है ना। ये गल्फ ऑफ स्वेज है यहाँ, ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, यहीं से ऐसे करके ये जाता है आपका स्वेज कनाल, ठीक है। इसको ऐसे यहाँ इस मैप में समझ सकते हो, यहाँ से ऐसे ये छोटा मैप ऐसे समझाया गया, ठीक है। गल्फ ऑफ तिरान, गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज तिरान, इजिप्ट, सिनाई, ये सऊदी अरेबिया का पोर्शन है, दिस इज। तो ये इस प्रकार से ये आपका पूरा मैप है। और ये देखो यहाँ इज़राइल है ना, सिनाई, और ये इज़राइल है, ये जॉर्डन का पोर्शन है। तो इसी को बंद कर दिया इजिप्ट ने, इज़राइल का रास्ता बंद हो गया। इज़राइल ने क्या किया, अपना ट्रूप भेज करके सिनाई पेनिनसुला पे अपना, गल्फ ऑफ सुएज कनाल पे अपना अधिकार जमा लिया। इजिप्ट को मारा, जॉर्डन को भी मारा, अरब को भी मारा, ठीक है।
ऊपर इराक सीरिया है उसको भी मारेगा। ये कहाँ मारेगा? तो मारेगा आपको अरब इजरायली वॉर में। ओके, ये छोटा सा मैप आप लोगों को इज़राइल के लोकेशन बता रहा है। दिस इज़ योर लोकेशन ऑफ इज़राइल। ये गाज़ा स्ट्रिप है, बहुत इम्पॉर्टेंट है गाज़ा स्ट्रिप। इज़राइल की कहानी पढ़ेंगे तो गाज़ा स्ट्रिप के बारे में भी हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे। ये गोलन है, जिसका भी नाम आएगा आपको अरब इजरायली वॉर में। जैसे सीरिया, ये भी लड़ाई किया था, इसको भी इजराइल ने मार गिराया था। जॉर्डन को भी मार गिराया था। इधर अरब का भी हालत ख़राब हुआ था, इधर इजिप्ट का भी हालत ख़राब हुआ था। अकेले ही सबको संभाल लिया था ये। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका स्वेज कनाल से रिलेटेड प्लस उससे एसोसिएटेड कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो आपका समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कृपया करके आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जवाब देने का। और अगर वीडियो सही में पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को भी शेयर करें, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वीडियो हेल्प कर सके उनकी जानकारी को इकट्ठा करने में और उनके एग्ज़ाम्स में उनको सफल बनाने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।